ओके ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 25 एक्सपायर्ड, ये 75, ये 75, ये 75, इसमें से 2 महीने एक्सपायर्ड, जुलाई और अगस्त, बाकी सितंबर एक्सपायर्ड नहीं है, उसको हमने सीडी मान लिया, बाकी सारा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से 3 लाख। तो अगर पूछा एग्जामिनर ने बताओ दो इस साल का जो 31 अगस्त 2020 पे खत्म हो रहा है, इसका एक्सपेंस कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 लाख रुपए। आवाज नहीं है। अगला सवाल, इस साल के स्टार्ट में बीडी कितना था, साल के एंड पे सीडी कितना है, प्रीपेड का ओपनिंग में बीडी 25 और सीडी 25, ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीव हो वो भी कितना है 3 लाख। इत्तेफाक अगर इसमें कोई इंक्रीमेंट लगता तो और मजेदार क्वेश्चन बन जाता। ठीक है 12, उम्मीद है सॉल्व हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद इन्वेंटरीज आर held for sale in the ordinary course of business, in the process of production, for sale, in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or rendering of services, all of the above। 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और रेडी टू सेल। ठीक है, तो क्योंकि ये तीनों बातें पूरी हो रही है तो इसका आंसर ऑल ऑफ द। ठीक है, Drippon Limited purchase a motorcycle from China and sells them in local market। तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए क्या होगी, प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट या इन्वेंट्री। Which of the following cost may be included in the cost of inventory? Cost of inventory में कौन सी cost ऐड करें, brokerage commission payable to agent for arranging imports, sales commission payable on to sales agent, adjustable और refundable income tax। अगर ये लिखा होता है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हम इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। सेल्स कमीशन हमें बेचते वक्त पे करना है, खरीदते वक्त पे नहीं करना। तो ब्रोकरेज कॉस्ट जो हमने खरीदते वक्त क्या की पे की, उसने हमारी खरीदने की कॉस्ट क्या कर दी, बढ़ा दी। लिहाजा ए इज द करेक्ट आंसर। चलें जी, एक और सवाल किसका, बैंक रिकंसिलिएशन। अब बैंक स्टेटमेंट शो द, बैंक के हिसाब से जो क्रेडिट बैलेंस है वो बैंक के लिए, हमारे लिए, तो बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है या ओवरड्राफ्ट नहीं। हाँ, अगर बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस डेबिट होता है तब पता, तो ये बात याद रखनी है। कंपैरिजन विद कैश बुक रिवील्स चेक्स टोटलिंग रुपीज 18,725 सेंट टू सप्लायर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। वो चेक्स जो हमने अपने पास अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर दिए हैं लेकिन अब तक बैंक को नहीं मिले, तो बैंक ने अब हमारा बैलेंस अब तक कम नहीं किया, ये कहलाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। चेक्स टोटलिंग रुपीज 16,223 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये वो चेक है जो हमने अपने कस्टमर से रिसीव कर लिए और हमने अपने अकाउंट्स का कर दिए, डेबिट कर दिए, लेकिन बैंक ने अब तक हमारा अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, बढ़ाया नहीं, तो ये क्या है, अनक्लियर्ड चेक्स। आवाज नहीं आ रही। बैंक चार्जेस ऑफ 124 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, और बैंक चार्जेस जो हैं जो अब तक कैश बुक में बैंक ने रिकॉर्ड किए, हमने रिकॉर्ड नहीं किए। व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, खतरनाक क्वेश्चन, ये अभी सॉल्व, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना वैसे सॉल्व होगा। यहां लिखा आपने, तवज्जो मैं जो बोल रहा हूं, यहां लिखा आपने अमेंडेड कैश बुक। पिछली बार 52,000 समथिंग जो बैलेंस था वो दिया हुआ था बीडी के तौर पर। मैं चाहता हूं आप इसको सॉल्व करें, मैं उस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। फर्ज कीजिए 49,100 नहीं दिया होता और 54,200 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया होता, तो आप क्या करते, 54,200 में आप अनक्लियर्ड चेक ऐड करते, अनप्रेजेंटेड
तो एक आंसर आता जो आपके बैंक के बैलेंस सीडी के, इस आंसर को आप उठा के यहाँ रखते हैं, इसके अपोजिट वाला आंसर इसमें से माइनस कर दो, ये फाइंड कर लो। ऐसे ही कुछ करना है, कर लो। समझे बात, समझे क्या करना है। अगर कैश बुक के बैलेंस से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ढूंढना था, इस क्वेश्चन में ओरिजिनली क्या किया हमने, हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था, उससे हमने कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकाला, उस क्लोजिंग बैलेंस को नीचे रख दिया यहाँ पर, और रिवर्स आकर हमने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ढूंढ लिया। इस क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, उसमें अनक्लियर्ड चेक और अनपन चेक का इफेक्ट लेकर कैश बुक का बैलेंस सीडी निकालो, सीडी निकाल में से इसको क्या कर दिया, यहाँ एड या लेस जो भी हो रहा किया, और बीडी निकाल लिया इसका कैश बुक। यही करना है कहां पर, इस क्वेश्चन में। तो मैं बना देता हूँ, आप कॉपी कर लो इसको। यानी बैलेंस बीडी कितना है सर, मालूम नहीं। बैलेंस बीडी कितना है मालूम नहीं है, ठहर तो जाओ यार, ठहर तो जाओ। सही है भाई। अच्छा, अब लिखेंगे हम नीचे क्या, बी आर एस। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। जब भी बैंक स्टेटमेंट के रेफरेंस से बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो वो हमारे लिए तो एसेट है ना, बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट बैलेंस को हमेशा पॉजिटिव लिखना है, और बैंक स्टेटमेंट के डेबिट बैलेंस को हमेशा नेगेटिव लिखना है। 8,000 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 8,360 क्रेडिट है, 8,360 क्रेडिट, यानी कि नॉर्मल बैलेंस, हमारे लिए एसेट, बैंक के लिए लायबिलिटी। इसमें ऐड करवाएं अनक्लियर चेक्स और लेस करवाएं अनप्रेजेंटेड चेक्स। उससे क्या मिलेगा आपको, एज पर अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस शीट मिल जाएगा। जो नहीं, मतलब ये आंसर और वो आंसर आपस में क्या होना चाहिए, रिकंसाइल। ठीक, जवाब दो भाई, सही है। अब आप मुझे बताओ, चेक्स टोटलिंग ₹18,725 सेंट टू सप्लायर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, ये क्या हो गया, अन, क्या कर दें इनको, लेस करवा दें। कितना बैलेंस है इनका, 18,725, लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है चेक्स टोटलिंग ₹16,223 रिसीव फ्रॉम कस्टमर हैव नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। ये वो चेक्स है जो हमने रिसीव कर लिए, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में बढ़ाए नहीं। क्या करते हैं, ऐड कर 16,223। आवाज नहीं आ रही, एक बैलेंस मिल जाएगा आपको, 5,858, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, हमें आंसर बीडी वाले निकालना है। हालांकि ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे जज्बाती मत होना। अच्छा, अब उधर आ जाओ, क्वेश्चन भी पहले पूरा पढ़ लो। बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द, तो बैंक चार्जेस बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर हम रिकॉर्ड करते तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस बतौर एक्सपेंस डेबिट बैंक अकाउंट यानी कैश बुक में क्रेडिट। कितने, यहाँ लिया हमने रेफरेंस बैंक चार्जेस। अब हमने कहा कि ये बैंक चार्जेस का इफेक्ट लेने के बाद जो हमारा बैलेंस सीडी होना चाहिए ना, वो ये वाला होना चाहिए, 5,858। जैसे ही हम 5,858 को यहाँ लिखेंगे, तो इन दोनों का तो सम होगा, 5,000, बीडी बैलेंस कितना होगा, 5,000, 5,982। बैंक चार्जेस है ना बेटा, जी बेटा, ये वाला आंसर
यहाँ पर CD के बराबर आता है। अभी क्वेश्चन नहीं देखा आपने, क्या किया? सुन तो लें, आप जज्बाती मत हो थोड़ा। जब आंसर ना बने तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, इतनी जल्दी जज्बाती होने की जरूरत नहीं। BD आंसर क्या आया? ये दोनों सम हो गए ना, तो बताओ ना यार क्या? 5,982। अब हमें 5,982 कहीं भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब एग्जामिनर हमसे ये वाला नहीं पूछना चाह रहा था बैलेंस, ये पूछना चाह रहा था। असल में तो रिवर्स आके पूरा ये वाला चाहिए ना, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर ये ऑप्शन बचा ना हमारे पास, कैश बुक का बैलेंस का, या कोई और बचा? यही बचा। समझे बात या नहीं? कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसा किया। उसूली तौर पे ये बैलेंस आना चाहिए, लेकिन जब ये ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या ऑप्शन बचा आपके पास? ये वाला ऑप्शन बचा। सही है। तो अब आप इसका आंसर लिखें क्या? 5,858। कौन सा बैलेंस? सर ये तो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट कैसे? बैंक के लिए तो क्रेडिट है, हमारे लिए डेबिट है ना। तो सर 5,858 ये कहाँ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड पर क्लोज हो ना सर, क्लोज हुआ है। डेबिट बैलेंस जब क्लोज होता है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर, तो कहलाएगा तो डेबिट बैलेंस नहीं। समझे बात या नहीं? तो इसका आंसर सी बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास रिवर्स जाने का ऑप्शन होता तो हम ओरिजिनल बैंक जो कैश बुक का बैलेंस है ना वो निकालते। हो गया बेटा? यस सर। खत्म क्वेश्चन। एक चीज और भी, कुछ और चीज। इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये एमसीक्यूज नहीं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग। In respect of each of the following, give a example of a transaction which would result in decrease in liability and increase in another liability. एक लाइबिलिटी डिक्रीज होकर दूसरी लाइबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन की मिसाल दी। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन में एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, दूसरी लाइबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज। एंट्री बनाओ ना भाई। अभी अभी पढ़ी है, अभी भी पढ़ी। कैश या बैंक, बैंक कैश नहीं, बैंक क्रेडिट करते हैं और बैंक क्या बन जाए? ओवरड्राफ्ट बन जाए। तो पेमेंट बैंक के करने से बैंक ओवरड्राफ्ट बन गया, वो लाइबिलिटी बन गया। और जिसको पेमेंट की उसकी लाइबिलिटी क्या हो गई? डेबिट हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एंट्री बनेगी अकाउंट पेएबल डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। अकाउंट पेएबल डेबिट जिससे लाइबिलिटी कम हुई, और बैंक अगर क्रेडिट हुआ उससे आपका बैंक बैलेंस बजाय एसेट के क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया। तो आपके बैंक लाइबिलिटी में क्या होगा? इसका मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट है और ओवरड्राफ्ट के जरिए आप पेमेंट करते हैं, if liability is, इसका जवाब इतना सा, if liability is settled through an overdraft balance,
अगर आप अपनी लाइबिलिटी सेटल करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए तो क्या होगा, एक लाइबिलिटी कम हो जाएगी, दूसरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। इतनी आसान सी बात नहीं सर, दिमाग में चलेगा हमारा। चलिए एक और, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। लाखों एग्जाम्पल इसके, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट कैशिया बैंक क्रेडिट। भाई एग्जाम्पल है। क्या एक एसेट को खरीदने के लिए हम दूसरा एसेट क्या करते हैं, कम करते नहीं करते भाई, एसेट बनाने के लिए क्या कर दिया, फर्नीचर डेबिट कैशिया बैंक क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैसे, जिससे पैसे लेने तो उसको बोला चलो लाओ फर्नीचर दे दो, हम उसके बदले तुम्हारा रिसीवेबल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अच्छा जी, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट भी डिक्रीज हो और लायबिलिटी सेटल कर दें। अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट डेटर क्रेडिट सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या है, जो पैसे आपने लेने थे और पैसे आ गया आपने देने भी क्या कर दिया, आपस में सेट ऑफ कर दिया। डिक्रीज इन कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट परचेज तो एसेट नहीं है ना, ड्राइंग डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट। मतलब तो एग्जांपल देने, मैंने एग्जांपल दी है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, मैंने कहा ना आपसे, मतलब ये एमसीक्यूज थोड़ी थे। चले अब है ना, अब है ना, हाँ भाई अब है ना सवाल है, देखे ना अब यहाँ ये सारे, ये भी सारे क्या है, छोटे छोटे सवाल आते हैं, मतलब इनका अलग अलग एमसीक्यू बनाने, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वरना मैं एक एमसीक्यूज बैंक बनाऊंगा इस आई कैप के पास पेपर से, एक सवाल के 10 सवाल, ठीक है ना, टाइम नहीं मिल पा रहा कैफ की वजह से। समी इंटरप्राइज इंपोर्टेड अ ग्राइंडिंग मशीन, हम ग्राइंडिंग करें कुछ भी करें, हमें क्या, हमें तो अकाउंटिंग करनी है, तो ग्राइंडिंग पड़ के परेशान, खामों हमें सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया कर रहा है। फॉर रुपीज 3 मिलियन, इतने की इंपोर्ट की, कहां से इंपोर्ट की, जर्मनी से, एंड इनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1,00,000 रुपए, कैपिटलाइज कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी, 1,75,000 कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस 50,000 कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, ये रेगुलर पेमेंट है ना, मतलब जो इंश्योरेंस की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड साइंड एनुअल मेंटेनेंस एग्रीमेंट, एनुअल मेंटेनेंस एग्रीमेंट की कॉस्ट भी क्या है, डे टू डे कॉस्ट है। आइडेंटिफाई द अमाउंट एट विच ग्राइंडिंग मशीन वुड बी स्टेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ, तो बड़ा आसान जवाब है, 3,870,000 प्लस 100,000 प्लस 175,000। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या सम आया, $4 million 140, आंसर आ गया। राहत एसोसिएट मेक्स अ प्रोविजन फॉर ऑल नॉन लॉसेस and values in inventories at the lower of cost and NRV. State the accounting concept the company is complying. ये जो हम NRV लॉस रिकॉर्ड करते हैं या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री बनाते हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट की बनाते हैं, प्रूडेंस। इसका जवाब प्रूडेंस होगी, अब ऑप्शन में कुछ भी लिखा हुआ। प्राइम इंटरप्राइज डेप्ट इट्स एसेट यूजिंग द सम ऑफ ईयर, हो गया भाई, आ गया। What proportion of the cost of an asset having useful lifespan of 5 years with no will have been written off at the end of year 3? बताइए एसेट की कॉस्ट का कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज, ठीक है, क्या होगा तीसरे साल में डेप्ट होगा। पहले समझना सम ऑफ द रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, लाइफ कितनी बताइए उसमें। अच्छा देखिएगा, आपने लाइफ लिख दिया, लिखा 5, जो मैं बोल रहा हूँ वो करें, 5 लिख दिया,
5 में से आपने 1 साल इस्तेमाल कर लिया, कितना बचा? 4 भी लिख दिया। 4 में से 1 साल इस्तेमाल कर लिया, कितना बचा? 3 में से 1 और इस्तेमाल कर लिया, कितना बचा? 2 में से 1 और इस्तेमाल कर लिया, कितना बचा? और 1 भी इस्तेमाल कर लिया, कितना बचा? 0। तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब एसिड नया था तो उसकी लाइफ 5 साल थी, 1 साल इस्तेमाल हुआ, 4 साल, फिर 3 साल, फिर 2। इसको बोलेंगे सम ऑफ द ईयर्स। सम करें 15। अब सुन तो लो यार, सम ऑफ द ईयर में क्या है, ईयर 1 का रेट 5/15, ईयर 2 का रेट 4/15, ईयर 3 का रेट 3/15, ईयर 2 का रेट 2/15 और ईयर 1 का रेट, मान लीजिए अगर एसेट की कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है, समझाने के लिए, तो ईयर 1 की डेप्रीसिएशन, अगर कोई रेड वैल्यू ना हो, वरना क्या करेंगे, इसमें रेड वैल्यू पहले माइनस करें, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 15, क्या आंसर आएगा? 50,000। तो बोल रहा हूँ, ईयर 2 कॉस्ट कितनी रखी आपने? 1.5 लाख। अब इस पे लगा दिया ईयर 2 का रेट, बोले क्या, ईयर 2 का रेट क्या है? 4/15। जबरदस्त, 40,000 रुपए। ईयर 3 का रेट लगा दिया आपने 1.5 लाख का, 3/15, 30,000 रुपए। ईयर 4 का रेट 1.5 लाख इंटू 2/15, कितना? 20,000 रुपए। ईयर 5 का रेट 1.5 लाख इंटू 1/15, कितना? 10,000 रुपए। ठीक, तो उसने इसमें, अब अगर हमें कॉस्ट देता तो हम 3/15 लगा के डेप्शन निकाल लेते। उसने बोला बताओ ईयर 3 की जो डेप्शन है उसका परसेंटेज कितना है, तो 3/15, 3/15 का कितना परसेंट बनता है? 20%। चेक कर। तो अगर एग्जामिनर इस तरह का परसेंटेज पूछ ले कि बताओ ईयर 3 की डेप्रीसिएशन कॉस्ट के कितने परसेंट के बराबर है, तो ईयर 3 का फैक्टर क्या था? 3, सम क्या था? 15, तो 3/15 करके वो आपको आंसर मिल जाए। नहीं समझे बात या नहीं भाई? What is the name of business asset which relates to reputation, customers' loyalty, and popularity earned over a period of time due to expertise of the business owner or the quality of goods produced or services rendered? वक्त गुजरने के साथ साथ बिजनेस की जो इज्जत होती है, रेपुटेशन होती है, उसमें क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। उस इजाफे को एक एसेट बोलते हैं, उसका नाम गुडविल। चलें ओके, उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल। पढ़ लो यार, पढ़ लो, सवाल की वैरायटी पढ़ लो। इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सईद एसोसिएट शोज अ बैलेंस ऑफ ₹80,000 ऑन 1 जनवरी, यानी सईद की बुक्स में साल के स्टार्ट में इतना इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है। क्या मतलब? लास्ट ईयर आपने इतना अमाउंट से इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा लिया था और लास्ट ईयर के एंड पे लायबिलिटी इतनी अमाउंट कर दी थी, आपने क्रेडिट कर दी थी, तो लिहाजा ये बन गया लास्ट ईयर का बैलेंस सीडी और इस साल का बैलेंस बीडी। तो ये 80,000 पिछले साल का एक्सपेंस बना हुआ है, इस साल ही क्या होगा? पे होगा। तो पेमेंट में से क्या करना है? इस 80,000 को एक्सपेंस बनने नहीं देना, क्योंकि एक्सपेंस पहले बना हुआ है। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ₹75,000। इस साल आपने कितना इंटरेस्ट पे किया? 75,000। तो पिछले साल के आपने कितने पे किए? और स्टिल पिछले साल के कितने पे नहीं हुए? 5,000। 5,000 आप पर स्टिल क्या है? लाइबिलिटी है कि नहीं है? अच्छा, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2014 was 65,000।
और इस साल जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस चार्ज किया वो 65,000 चार्ज किया, तो अब तो आपने जो इस साल पे किया वो पिछले साल के पूरे नहीं पे किए, तो पिछले साल के 5,000 स्टिल लाइबिलिटी है, और 65,000 से आपने इंटरेस्ट और अक्रूड कर दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, तो 5 पहले के 65 इस बार के मिलकर इंटरेस्ट पेएबल का बैलेंस शीट क्या है 70, लेकिन वो बोलता है प्रिपेयर टी अकाउंट फॉर, मैंने तो जवाब दे दिया, आपके जवाब का मतलब है। देखिए बड़ा आसान है, ये ओपन हो गया टी अकाउंट, ठीक है, लाइबिलिटी का बैलेंस ओपन कहाँ होता है क्रेडिट साइड पर, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस था 80,000, ठीक है भाई, इस साल हमने इंटरेस्ट पे कितना किया, तो इसकी एंट्री बनी इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट 75,000 से, लाइबिलिटी कम हो गई, कैशिया बैंक क्रेडिट, ठीक, फिर इस साल हमने 65,000 से इंटरेस्ट और क्या माना एक्सपेंस माना, लेकिन उसका अमाउंट कुछ पे नहीं किया, तो उसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट का रेफरेंस आ गया क्रॉस, और इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट, ये अकाउंट कौन सा इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट हो गया, कितने से 65,000, इसका मतलब क्या हुआ 80,000 हम पर पहले लाइबिलिटी थी, 80,000 की लाइबिलिटी में से हम 75,000 की लाइबिलिटी सेटल कर चुके थे, बचे कितने पिछले साल के 5,000 रुपए, इस साल के हम पर 65,000 रुपए और लाइबिलिटी बन गए, तो कुल मिलाकर हम पर लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होना 70,000, नहीं बेटा, तो पूछे बताओ इस साल एसएफपी में कितनी लाइबिलिटी जाएगी, जवाब है 70,000, इस साल एससीए में कितना एक्सपेंस जाएगा, जवाब है 65,000,
जवाब है इस साल की जो क्लोजिंग लायबिलिटी है उसमें पिछले साल का कितना बैलेंस मौजूद है? जवाब है 5000। कितनी किस्म के सवाल हो सकते हैं? पूछे हमारी जो लायबिलिटी है इंटरेस्ट पेबल उसमें नेट इजाफा हुआ है कमी आई? हाँ कमी आई है। ओपनिंग ज्यादा था, क्लोजिंग कम। ओपनिंग ज्यादा था, क्लोजिंग कम है, तो नेट क्या हुआ है? कमी आई। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। बिग ट्रेडर्स हु आर मल्टी मिलियन रुपीस ट्रेडिंग हाउस। बिग ट्रेडर, बड़े लोग, ऊंचे लोग, ठीक है ना, जिनका मल्टी मिलियन बिजनेस है, ठीक है। परचेजा, कैलकुलेटर खरीद लिया 1500 रुपए का। सोचो क्या हैसियत है उस कैलकुलेटर की मल्टी मिलियन के हाथ में। क्या ये 1500 के कैलकुलेटर को कैपिटलाइज करेगा? 5-10 साल उसको डेप्रिशिएट करेगा? या उसको खरीदते क्या मान लेगा? यानी कि 1500 की कॉस्ट बिग ट्रेडर के लिए क्या है? मटेरियल है, इमटेरियल? वही कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया। द कैलकुलेटर इज टू बी यूज्ड फॉर 3 years, keeping in view the relevant accounting concept, describe the accounting treatment of the above transaction. The calculator should be capitalized and depreciated over the period. The calculator should be directly charged as expense. The calculator should be recorded as inventory. None of these should be expense due to the cost being immaterial, due to materiality concept. ठीक है। मिस्टर कारोबारी is a sole proprietor and is engaged in the business of selling plastic bottles to hospitals and dispensaries. Following are two transactions recorded in the books in the month of February. Goods worth 57,000 were returned to a credit supplier. कारोबारी ने अपने सप्लायर्स को इतनी गुड्स क्या की? वापस किया। A check for rupees 15,000 was drawn for cash, और चेक विड्रॉ कर ली। ठीक है, तो गुड्स जो थी उसने 57,000 की वापसी कर। तो जरा बताओ कारोबारी 57,000 की गुड्स वापस करने पर कौन सा नोट इश्यू करे? जहां से कहानी शुरू हुई थी वही। कौन सा नोट इश्यू? कौन सा नोट इश्यू करे? कौन सा नोट? सप्लायर को गुड्स वापस कर रहा है, तो जो खरीदा था वो वापस कर रहा है। कारोबारी के लिए परचेज रिटर्न है, डेबिट नोट इश्यू करे। कौन सा नोट रिसीव करेगा? क्रेडिट नोट। इसका सप्लायर क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। ये रिसीव करेगा क्रेडिट नोट, ये रिसीव करेगा क्रेडिट नोट, पहले इशू करेगा डेबिट नोट। A check for rupees 15,000 was drawn for cash. तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। इस बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट होगी और कैश बुक के कैश कॉलम में क्या होगी? डेबिट होगी। और इस ट्रांजेक्शन को किसी और जगह रिकॉर्ड नहीं किया जाए, तो इसके लिए किसी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं। That's all. फिर इस पे फर्दर बात होगी इंशाल्लाह।